हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ऑक्साइड्स, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का प्रिपरेशन स्टडी किया था, रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर पढ़ा था। आज वहीं ग्रुप वन की कुछ और प्रॉपर्टीज आपके सामने यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, काफी सारी बातें मैंने लिख रखी हैं जो आज रडार में रहेंगी और उन सबको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। हाइड्राइड्स, हैलाइड्स, कार्बोनेट, सल्फेट्स, इन सब का थर्मल स्टेबिलिटी, इन सब का सोल्यूबिलिटी इन वाटर, ये कुछ बातें होंगी जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ध्यान से एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप देखें कि सल्फेट, कार्बोनेट्स, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स, ये हैं क्या चीज। MH टाइप के जो कंपाउंड आपको नजर आएंगे वो हाइड्राइड हैं, मेटल हाइड्राइड लाइक लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, ये सब हाइड्राइड्स होंगे ग्रुप वन के मेंबर्स। सिंपली आप मेटल को हाइड्रोजन के साथ स्ट्रांगली हीट करके भी ये MH टाइप के हाइड्राइड बना पाएंगे। हैलाइड्स, मेटल को हैलोजन के साथ ट्रीट करें। हैलोजन आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। MX टाइप के हैलाइड बनाएगा लाइक यू कैन सी इट NaCl, NaF, या मैं मेटल को बदलूं KCl, KF, ये सब मेटल के हैलाइड्स होंगे। फ्लोरीन के साथ इन मेटल्स की रिएक्शंस बहुत ही फास्ट रहती है और आयोडीन के साथ ये बहुत ही स्लो होती है। लॉजिक्स हम अभी नहीं पढ़ेंगे हैलोजन्स को लेके। मेटल्स के केस में अगर आप देखें तो सीजियम के केस में बहुत फास्टर रहेगा ये रिएक्शंस, और जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे, डाउन टू अप जाएंगे, रिएक्टिविटी लगातार डिक्रीज होती जाएगी। सीजियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से छोड़ सकता है आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, रिजल्टिंग सीजियम की रिएक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सल्फेट और कार्बोनेट लिखे हुए हैं। मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, ये मेटल सल्फेट देता है। M2SO4 टाइप के आपके पास कंपाउंड बनेंगे। M किसी भी मेटल के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एटसेट्रा, ये मेटल सल्फेट्स होंगे। सभी बनाते हैं मेटल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन पे मेटल के सल्फेट्स। नेक्स्ट कार्बोनेट लिखा हुआ है, ये आपका मेटल कार्बोनेट रहेगा। M2CO3, ये मेटल कार्बोनेट्स हैं। मेटल के हाइड्रोक्साइड्स में कार्बन डाइऑक्साइड पास करके आप इसे बना सकते हैं। मेटल बाइकार्बोनेट्स भी हैं, MHCO3, ये आपके मेटल बाइकार्बोनेट्स होते हैं और सभी मेटल्स बाइकार्बोनेट्स को बनाए हुए हैं। कार्बोनेट्स को लेके एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, लिथियम का कार्बोनेट नॉर्मली हीटिंग किए जाने पे कार्बन डाइऑक्साइड देता है, नॉर्मल हीटिंग पे। बाकी किसी भी मेटल के कार्बोनेट्स हाईली स्टेबल हैं, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल हीटिंग पे रिलीज नहीं करते। बहुत एक्सेसिव हीटिंग करूं, 1200 1400 टेम्परेचर लेके चला जाऊं, एक अलग बात है, बट जब क्वेश्चन में हमारे सामने आता है तो इतने हाई टेम्परेचर के रेंज की बात नहीं की जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि सिर्फ और सिर्फ लिथियम का कार्बोनेट गर्म किए जाने पे कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अगर मैं किसी भी दूसरे कार्बोनेट को हीट करना चाहूं तो वो काफी ज्यादा स्टेबल है, नॉर्मल हीटिंग कभी भी वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगी, कोई कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होगा। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था हमारे पास सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, हैलाइड्स और हाइड्राइड्स को लेके। हाइड्राइड्स को लेके एक पॉइंट और अंडरस्टैंड करें, यहां पे समझने की कोशिश करें। M पॉजिटिव H नेगेटिव, इस तरह का ये कंपाउंड बना है। आयनिक हाइड्राइड होता है ग्रुप वन के मेंबर्स। तो आयनिक हाइड्राइड जैसे कि H नेगेटिव आपको दिखाया जा रहा है, किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, मतलब कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास प्रोटॉन अवेलेबल हो, मैं वाटर को लेके आ रहा हूं, वहां पे H+ अवेलेबल होता है। आप इसके अलावा HCl, HNO3 या कोई और एसिड भी ले सकते हैं। तो ये H नेगेटिव इस H+ पे अटैक करेगा, H+ पे अटैक करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और मेटल का हाइड्रोक्साइड जनरेट करेगा।
सभी मेटल्स ऐसा कर पाएंगे, सभी मेटल्स की हाइड्राइड ऐसा कर पाएंगे, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर पाएंगे। हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं आयनिक कैरेक्टर को, फिर हम लोग समझेंगे थर्मल स्टेबिलिटी एंड फाइनली हम सोल्यूबिलिटी पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आयनिक कैरेक्टर अगर मैं देखना चाहूँ हाइड्राइड में, हैलाइड में, सल्फेट्स में, या कन्वर्टली बोलूं कि मैं कोवेलेंट कैरेक्टर स्टडी करना चाहूँ, तो मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता था, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी आया था ये हमारे पास, और आज फिर दोबारा से डिस्कशन कर रहा हूँ मैं उसका। फेजन्स रूल हमें बताते थे, जो ये स्टेट करते थे कि जितना ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी आयनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन है, उतना ज्यादा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना मीन्स आयनिक कैरेक्टर लेसर होना। वैसे सिंपल तरीके में अगर मैं बताऊं तो मेटल जब भी कोई कंपाउंड बनाने वाला है तो उसे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आयनिक कंपाउंड बनाना है। ये जितना ज्यादा एफिशिएंटली, जितना ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। मतलब अगर मैं लिथियम और सीजियम के अंदर कंपैरिजन करूं तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन छोड़ना क्योंकि टफ रहेगा और सीजियम का इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान हो जाता है, रिजल्टिंग में ऐसा बोल सकता हूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम के कंपाउंड्स में ज्यादा होगा और सीजियम के केस में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। लेकिन हम इसको प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह से हम आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो देखिए, आयनिक कैरेक्टर का मतलब है 100% ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एलिमेंट 100% इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है तो मतलब वो 100% आयनिक है, और अगर वो 100% ट्रांसफरेंस नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब उसका आयनिक कैरेक्टर कम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं एक सोडियम के हैलाइड की। जैसे सपोज मैंने एक सोडियम का एटम लिया और एक क्लोरीन का एटम लिया, जिनके बीच में मैं कंपाउंड बनता देख रहा हूं। तो सोडियम जिसके अंदर 11 प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में और बाहर 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 17 प्रोटॉन्स होते हैं उसके पास और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करते हैं, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से इसके पास भेज देता है, रिजल्टिंग Na बदल जाता है Na प्लस में और Cl बदल जाता है Cl नेगेटिव में। अब इस Cl नेगेटिव के पास 18 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों तरफ से Cl के ऊपर बराबर बराबर फैला हुआ है। सोडियम कैटायन इस Cl नेगेटिव एनायन को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो चुका है, ये यहां पे 288 हो चुका है। तो ये सोडियम जैसे ही इसको अप्रोच करता है, ये कैटायन जैसे ही एनायन की अट्रैक्शन जोन में आता है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसके न्यूक्लियस पार्ट को रिपेल करता है। रिजल्टिंग ये जो आपका सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो स्लाइट अनसिमेट्रिक हो जाता है। यही पोलराइजेशन था। ऑलरेडी कोई पोल नहीं बने हुए थे, चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन कैटायन ने जब इस एनायन को अप्रोच किया तो उसने उसके चार्ज को अनसिमेट्रिक, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। एक तरफ नेगेटिव पोल आ गया और दूसरी तरफ पॉजिटिव पोल आ गया। यही इस एनायन की पोलराइजेबिलिटी थी और इस कैटायन की पोलराइजिंग पावर, और फिनोमिना वाज पोलराइजेशन। ये जो कैटायन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को वापस अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब ट्रांसफरेंस 100% नहीं हुआ। 100% ट्रांसफरेंस तो तभी था जब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, अब उससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो वापस अपनी अट्रैक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उसने 100% इलेक्ट्रॉन से अपना अट्रैक्शन नहीं खोया। मींस इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर 100% नहीं है, मींस इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। अब जितना ज्यादा ये पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, मतलब उतनी लेस ट्रांसफरेंस का ईज रहेगा। अगर मैं यहां पे सोडियम की बजाय पोटेशियम का मेटल एटम लेता तो ये आयन बड़ा होता, चार्ज वही 1+ होता, Na+ की बजाय K+, चार्ज वही 1+ होता, बट चार्ज बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता, रिजल्टिंग वो नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ इतना स्ट्रांगली नहीं खींच पाता, रिजल्टिंग पोलराइजेशन कम होती, रिजल्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता पोटेशियम के केस में। लिथियम के केस में अगर मैं देखूं तो Li+ छोटे साइज का आयन होता, चार्ज वही +1 होता बट ज्यादा कंसंट्रेटेड होता क्योंकि छोटे एरिया पे फैला होता।
इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली खींचता, पोलराइजेशन ज्यादा बढ़िया होता, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बढ़िया होता। मतलब क्लियर है बिल्कुल कि ये फर्स्ट रूल भी है रादर फेजन्स रूल का कि कैटायन जितना स्मॉलर होगा, स्मॉलर द कैटायन more the polarization, more is covalent character। तो मतलब लिथियम का क्लोराइड सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा और सोडियम का क्लोराइड आयनिक, पोटेशियम क्लोराइड और आयनिक, सीजियम क्लोराइड बहुत आयनिक। मैं आयनाइजेशन एनर्जी के बेस पे भी कह सकता था कि डाउनवर्ड मूवमेंट पे, और ऑलरेडी बोल के भी आया हूं ये बात फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाते हुए, कि डाउनवर्ड जब हम मूव करते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी बढ़ता है, मतलब आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। बट आप अगर फेजन्स रूल के ऊपर भी एक्सप्लेन करेंगे तो ये भी एक परफेक्ट आंसर रहेगा कि जैसे जितना कैटायन का साइज छोटा है उतनी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, मतलब उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अगर मैं लिथियम के कंपाउंड्स देखूं, लाइक लिथियम क्लोराइड की बात करूं मैं, तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आता है पिरिडिन, C5H5N, कार्बन का बना हुआ एक कंपाउंड है जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए जाना जाता है, लिथियम क्लोराइड उस पिरिडिन के अंदर डिसॉल्व कर जाता है, बाकी कोई भी हैलाइड उसके अंदर डिसॉल्व नहीं करता, जस्ट बिकॉज लिथियम क्लोराइड का कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर के कंपाउंड्स ही पिरिडिन में घुलेंगे। आप लोगों को लोअर क्लासेस में भी बताया जाता था लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए कोवेलेंट कंपाउंड सुटेबल रहेगा। लिथियम क्लोराइड पिरिडिन में डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। बट अगर मैं NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड को पिरिडिन में डिसॉल्व करना चाहूं तो वो पिरिडिन में डिसॉल्व नहीं होते। आयनिक कंपाउंड के लिए वाटर सबसे कन्वीनियंट या पोलर लिक्विड्स सबसे कन्वीनियंट सॉल्वेंट रहेंगे। लिथियम क्लोराइड उसके अंदर भी डिसॉल्व करता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर नहीं है, बट वो कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर की भी बहुत ज्यादा एक्सेस परसेंटेज अपने पास रखता है, जिसकी वजह से वो पिरिडिन जैसे सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व कर सकता है। ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अगर किसी वजह से मैं यहां 2+ क्रिएट करता हूं, हालांकि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन अगर मैं एलिमेंट बदलूंगा तो 2+ वाले भी आयन मुझे दिखाई देंगे वेरी सून ग्रुप 2 को पढ़ते हुए, तो वो 2+ वाले तो इसको और ज्यादा अपनी तरफ खींच पाएंगे, रिजल्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर और भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब चार्ज अगर मेटल एटम पर हाई हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा, हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। ये दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं यहां पे। अब हम एनायन पे आते हैं। मान लीजिए Cl नेगेटिव की बजाय मैं यहां पे Br लेने की कोशिश करता, तो एक शेल और इंक्रीज हो जाती, डाउनवर्ड मूव कर रहा हूं तो शेल बढ़ती जाएंगी, मतलब न्यूक्लियस के ये इलेक्ट्रॉन्स अब इस अपने न्यूक्लियस की पकड़ से थोड़े से वीकन हो जाएंगे, रिजल्टिंग कैटायन इनको ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच पाएगा, इसकी पोलराइजेबिलिटी फिर एक बार बढ़ जाएगी जैसे ही साइज बढ़ेगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि लार्जर एनायन मोर पोलराइजेशन मींस मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो NaCl और Na आप देख रहे हैं, और एक यहां पे ले लेता हूं लिथियम क्लोराइड, 3 स्पीसीज को आप नजर डालें एक बार, यहां पे और यहां पे कंपेयर करता हूं तो यहां एनायन का साइज लार्जर है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा। इसको और इसको देखता हूं तो यहां कैटायन का साइज स्मॉलर है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा। हाँ, इन दोनों में कंपैरिजन कर पाना मेरे लिए टफ रहेगा क्योंकि एक जगह एनायन बड़ा है, दूसरी जगह कैटायन छोटा है, तो ऐसे कंपैरिजन कभी भी नहीं किए जा सकते इस पर्टिकुलर फेजन्स रूल से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और जो चीजें हमें चैप्टर नंबर 3 के अंदर बताई जाती थी, 3 और 4 के अंदर, वहां पे हम कुछ हद तक कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देखिएगा लार्जर एनायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। एंड अगर एनायन को बदलूं मैं, सपोज करें Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव की बजाय मैं कोई डाई नेगेटिव आयन लूं या ट्राई नेगेटिव आयन लूं या कोई 4 नेगेटिव आयन ले लूं, ये सब केसेस आप देख सकते हैं जहां एनायन का साइज तो ज्यादा था ही सही, बट चार्ज भी ज्यादा था, चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा थी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ज्यादा था। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते जाएंगे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा, मतलब कैटायन उसको ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा, यानी कि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होगा,
कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। मतलब मैं नेक्स्ट पॉइंट कह सकता हूं, मोर द चार्ज ऑन एनायन मोर इज कोवेलेंट। और एक आखिरी बात आप याद रखिएगा, अगर कैटायन के पास स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन हो, मींस यहां पे मैंने जो कैटायंस लिए वो 8 कॉन्फ़िगरेशन पोजेस कर रहे थे, 288, अगर 18 वाला कोई आ रहा है तो उस केस में भी कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होता है। लाइक एक एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं, NaCl एंड CuCl, दोनों में Na प्लस Cu प्लस है, साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन ये 18 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका 2818 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका 28 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जेड इफेक्टिव ज्यादा डोमिनेंट रहेगा, मींस ज्यादा स्ट्रांगली वो एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, रिजल्टिंग मोर पोलराइजेशन होगी, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा अगर कैटायंस के अंदर डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों। एक क्वेश्चन पर नजर डालें, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ये कुछ मैंने सीक्वेंशियल अरेंजमेंट करने के लिए आपको ग्रुप्स दिए हैं, जहां आपको ये दिखाना है कि किसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा या ज्यादा होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है आपको आयनिक कैरेक्टर, मींस मैक्सिमम किसका है, मिनिमम किसका है। फर्स्ट पॉइंट पे आप देखेंगे तो सिर्फ कैटायंस का डिफरेंस है, कैटायन जहां छोटा होता है वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, मींस आयनिक कैरेक्टर मिनिमम होता है, यानी कि लिथियम क्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा और पोटेशियम क्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर हो गया। डिक्रीजिंग में आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको बिल्कुल एज इट इज, तो वो आप अरेंज करते रहिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइंस को देख के आप क्लियरली आइडिया लिए कि लिथियम क्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर मिनिमम है और KCl का मैक्सिमम। आप इसको कोवेलेंट कैरेक्टर के सेंस पे भी डील कर सकते थे, लिथियम क्लोराइड का मैक्सिमम हो जाता और KCl का मिनिमम। तो अभी जो पूछा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो आप सबसे पहले लीजिए KCl को, देन दिस इज ग्रेटर देन NaCl एंड LiCl। दूसरे पॉइंट पे आ जाइए, वहां पे आपको आयंस तो कैटायंस तो सेम दिए गए हैं, बट एनायन डिफरेंट है, और एनायन का साइज जहां लार्जर होता है वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा मींस आयनिक कैरेक्टर मिनिमम होगा। आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा आपका रहेगा लिथियम क्लोराइड का, देन इट इज लिथियम ब्रोमाइड एंड देन इट इज लिथियम आयोडाइड। नेक्स्ट आप देखिए, यहां सिर्फ एनायंस के साइज का डिफरेंस किया गया है, सॉरी चार्ज का भी डिफरेंस किया गया है। यहां -1 चार्ज है, यहां -2 चार्ज है, यहां -3 चार्ज है, मींस यहां कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, यानी कि आयनिक कैरेक्टर मिनिमम होगा। फिर आप कह सकते हैं कि लिथियम क्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और लिथियम फॉस्फेट का आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। आप इसको देखिएगा, यहां पे लिथियम +1 चार्ज है, बेरिलियम +2 चार्ज है, बोरोन 3+ चार्ज है, मींस इसका कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, यानी कि इसका आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। तो इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। BCl3 का आयनिक कैरेक्टर लेसर, देन इट इज BeCl2, देन इट इज LiCl। साइन प्रॉपरली देखिएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां क्लियरली बता रहा हूं कि BCl3 का आयनिक कैरेक्टर मिनिमम है, तो मतलब ये सबसे कम और ये सबसे ज्यादा। इधर आ जाइएगा, कैटायंस में डिफरेंस है लिथियम प्लस Na प्लस K+, तो यहां कैटायन सबसे छोटा है, मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, यानी कि आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। इस पे आ जाइएगा, यहां कैटायंस का ही डिफरेंस किया गया है, यहां कैटायन सबसे छोटा है, तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा, आयनिक कैरेक्टर इसका सबसे कम रहेगा, जबकि यहां पे आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कैटायन सबसे बड़ा है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है, पॉइंट है, वो है थर्मल स्टेबिलिटी। इन्हीं हाइड्राइड्स, हैलाइड्स, कार्बोनेट, सल्फेट्स, इन सबकी थर्मल स्टेबिलिटी पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है हीट किए जाने पे कौन आसानी से नहीं तोड़ेगा अपने बॉन्ड्स को, कौन स्टेबल एज इट इज बना रहेगा।
ये थर्मल स्टेबिलिटी होती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर आपको लगाना पड़ता है उसे दूर करने में, तोड़ने में, डिसोसिएट करने में, मतलब उसकी उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होती है। और जितना इजीली वो टूट जाएगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये बड़ी आसान सी बात है। अगर तो कंपाउंड कोवेलेंट हो, जो कि मैं यहां पे एस ब्लॉक में नहीं पढ़ने वाला, बट क्योंकि वेरी सुन पी ब्लॉक भी पढ़ेंगे, वहां पे भी ये काम आएगा, तो इसलिए इंट्रोडक्टरी पॉइंट पे यहां पे बता देता हूं थर्मल स्टेबिलिटी को, कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं आपके पास, तो आप सिर्फ बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखें कि बॉन्ड कहां पे स्टेबल है। जहां बॉन्ड स्टेबल है वहां थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। लाइक मेरे पास एक H2 है, एक O2 है, एक N2 है, तो मुझे HH का बॉन्ड एनर्जी देखना होगा, OO का बॉन्ड एनर्जी देखना होगा, NN का बॉन्ड एनर्जी देखना होगा। तो बॉन्ड एनर्जी देखता हूं तो N2 का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, और H2 का बॉन्ड एनर्जी कम आएगा सिंगल बॉन्ड होने की वजह से। रिजल्टिंग N2 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, मींस आप उसको गर्म करके आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी और H2 की थर्मल स्टेबिलिटी मिनिमम। या कुछ और केसेस में आपको दिखाऊं। सपोज कीजिए मेरे पास वाटर है, H2S है और H2SC है, हाइड्राइड्स हैं ये मेरे पास ग्रुप 16 के। तो वाटर ये है आपका OHO, H2S ये है आपका, H2SC ये है आपका। मींस बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा होगा, बॉन्ड वीक होता जा रहा होगा, बॉन्ड वीक होता जाएगा तो मतलब बॉन्ड एनर्जी लेसर लगेगी, यानी कि ये मुश्किल से बॉन्ड टूटेगा, ये आसानी से बॉन्ड टूटेगा। मतलब हीट किए जाने पे वाटर काफी ज्यादा स्टेबल रहेगा और H2SC सबसे कम स्टेबल रहेगा। ये आपका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ये बिल्कुल सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। CH4 है, SiH4 है, मुझे जस्ट बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखनी है। तो CH बॉन्ड छोटा होगा क्योंकि छोटा एटम है, सेकंड ग्रेड का मेंबर है, बॉन्ड लेंथ बड़ा नहीं होगा, जबकि SiH4 बड़े बॉन्ड्स होंगे, वीक बॉन्ड होंगे, रिजल्टिंग थर्मल स्टेबिलिटी CH4 का मैक्सिमम होगा SiH4 के कंपैरिजन में। कोवेलेंट कंपाउंड के लिए बस आप इतनी सी बात को ही दिमाग में रखें। आयनिक कंपाउंड्स को लेके अगर मैं डिस्कशन करूं, जो कि मेरा यहां पे टारगेट है, मुझे पता है एस ब्लॉक वाले मोस्टली स्पेसिस एक दो को छोड़ के आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगी? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन सुने, इफ कैटायन एंड एनायन बोथ आर मोनोएटॉमिक, तो हमें पता है भाई ग्रुप 1 वाले तो सारे कैटायन मोनोएटॉमिक ही हैं, लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, सब मोनोएटॉमिक हैं। और ग्रुप 2 वाले अगर आप देखेंगे तो वो भी सभी मोनोएटॉमिक ही आएंगे, बेरिलियम 2 प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस है, वो भी सभी मोनोएटॉमिक ही हैं। तो आप कहेंगे जी पॉलीएटॉमिक आते कहां हैं? तो आप रिकॉल करें, अमोनियम आयन है वो पॉलीएटॉमिक है, या एनायंस तो बहुत सारे हैं, कार्बोनेट है वो पॉलीएटॉमिक है, सल्फेट है वो पॉलीएटॉमिक है, फॉस्फेट है वो पॉलीएटॉमिक है, हाँ H नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, वो मोनोएटॉमिक है। तो पहली सिचुएशन बता रहा हूं, अगर कैटायन और एनायन बोथ मोनोएटॉमिक हों तो आप ध्यान रखिएगा कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, अब ये ऑलरेडी बता गया हूं आपको, लैटिस एनर्जी कैटायन के साइज पे डिपेंड करती है। साइज जितना छोटा होगा एनायन को उतना स्ट्रांगली वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, मींस लैटिस एनर्जी हायर होगी। जैसे मेरे पास हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है, तो कहां लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? डेफिनेटली लिथियम के केस में ज्यादा होगी, क्योंकि कैटायन छोटे साइज का है, एनायन को ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। मतलब लिथियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा और पोटेशियम हाइड्राइड सबसे कम थर्मली स्टेबल होगा अमंग दीज थ्री। मतलब डाउनवर्ड जैसे जैसे जाता जाऊंगा तो हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी घटती जाएगी क्योंकि लैटिस एनर्जी घटती है। मैं LiCl, LiBr, LiI ले लूं, बिल्कुल यही बात रहेगी, बिल्कुल एज इट इज यही बात। क्यों? क्योंकि कैटायन आपने सेम ले रखा है, बट एनायंस के साइज बड़े हैं। एनायन के साइज बड़े होने की वजह से नेगेटिव चार्ज ज्यादा फैला हुआ होगा, वो इस पॉजिटिव के साथ ज्यादा अट्रैक्शन शो नहीं कर रहा होगा, मींस थर्मल स्टेबिलिटी फिर एक बार आपका
वही ट्रेंड शो करेगी। जहां लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वहां थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जहां लैटिस एनर्जी कम होगी वहां थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। लैटिस एनर्जी कैटायन एज वेल एज एनायन दोनों के चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जहां पे भी चार्ज वैल्यू ज्यादा है या चार्ज डेंसिटी ज्यादा है वहीं लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर कैटायन एनायन में कोई एक भी पॉली एटॉमिक हो तो दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पे, इफ कैटायन और एनायन आर पॉली एटॉमिक, कोई एक भी, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक कैरेक्टर के। मींस फिर आपको आयनिक कैरेक्टर देखना होगा, आयनिक कैरेक्टर कहां पे ज्यादा है। जहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है वहां थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लो मेरे पास लिथियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है। अब मैं यहां पे देखूंगा आयनिक कैरेक्टर कहां ज्यादा है, तो मुझे स्पष्ट पता चल जाएगा कि यहां पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है K2SO4, K+। कैटायन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने से जो उसका पोलराइजिंग पावर है वो लेसर होगा, पोलराइजेशन लेसर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर लेसर होगा, आयनिक कैरेक्टर हायर होगा। क्योंकि यहां आयनिक कैरेक्टर हायर है तो मतलब यहां थर्मल स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगी और यहां थर्मल स्टेबिलिटी लीस्ट होगी। वन मोर पॉइंट देखिए, ये मेरे पास लिथियम कार्बोनेट है, ये मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, ये मेरे पास पोटेशियम कार्बोनेट है, और एक मैं यहां पे लिख रहा हूं LiH है, NaH है और KH है। यहां पे मैं लैटिस एनर्जी देखता था, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन यहां पे मैं आयनिक कैरेक्टर देखता हूं, यहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, यहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा, ये बात ध्यान से समझ गए, अदरवाइज कभी भी थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन ठीक सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आप इस पॉइंट को एज इट इज ऐसे ध्यान नहीं रखेंगे। आप सिंपली याद रखिए, मोनोटॉमिक है तो मुझे लैटिस एनर्जी देखनी है, थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर कोई एक एनायन, अब कैटायंस का तो ऑप्शन है नहीं ग्रुप 1 2 में कि वो पॉलीएटॉमिक्स हो, तो अगर एनायन आपका पॉलीएटॉमिक यहां पे आ रहा है तो उस केस में आप आयनिक कैरेक्टर देखिए। आयनिक कैरेक्टर देखने के लिए फेजन्स रूल पे जाइए, जहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वहीं थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे यहां पोटेशियम के सल्फेट्स और कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा थी, जबकि यहां लिथियम के हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा थी। आप लोगों को मैं बता के भी आया हूं, जस्ट अभी एक बार फिर बता देता हूं। अगर मैं लिथियम कार्बोनेट को हीट करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है मुझे, बट यहां नॉर्मल हीटिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करती। आप बहुत हाई, मुझे याद आ रहा है लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाके कहीं यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और यहां 1400 के आसपास जाके कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मींस बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल है, और आगे तो और ज्यादा ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी काफी सारे देखने को मिलेंगे। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, स्पेशली थर्मल स्टेबिलिटी को। हम लोग एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा है यहाँ पे सोल्यूबिलिटी का, अभी जो पेंडिंग है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, और नॉट ओनली आयनिक बट कोवेलेंट के लिए भी उसको साथ साथ ही डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, ताकि पी ब्लॉक के अंदर हमें फिर दोबारा से वो चीजें समझने में दिक्कत ना हो। गुड बाय।